फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि पैरासाइट एक रहस्यमय प्रकार का एलियन समुद्र से शहर की ओर अपना रास्ता बना रहा है। तभी एक आदमी अपने कमरे में सो रहा है। उनमें से एक पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है। चिड़चिड़ाहट महसूस करने के बावजूद वह व्यक्ति खुद को शांत करने के लिए वापस सो जाता है। शिनिची नामक एक लड़का दृश्य में आता है। वह रात में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा है। पैरासाइट उसके कान में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें असमर्थ रहता है। शिनिची को खुजली महसूस होती है और जब वह उसकी नाक की ओर बढ़ता है तो वह समझता है कि यह कोई कीड़ा है। वह उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में वह कुचल जाता है। फिर वह पैरासाइट उसके हाथ की त्वचा को काटने के बाद उस पर आ जाता है। उसी समय उसकी माँ भी आ जाती है। वह चिल्लाता है, देखो मेरा हाथ संक्रमित हो गया है। जब उसकी माँ उसे जांचती है तो उसके हाथ में कोई परेशानी नहीं होती। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि जब शिनिची खाने की मेज पर होता है तो उसे अपने हाथ में कुछ जलन महसूस होती है। फिर एक आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में कीड़ा लगा हुआ था। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है। वह अपना राक्षसी मुंह खोलता है जो बहुत भयानक था और वह अपनी पत्नी के चेहरे को अपने बड़े मुंह से ढक देता है और यह उस पैरासाइट के कारण हो रहा था। फिर शिनिची दृश्य में आता है जो रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है स्कूल जाते हुए। वह उसकी एबनॉर्मल हरकतों को देखती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तब उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा होता है। जैसे ही उसके दाहिने हाथ में बहुत ताकत आ जाती है। अपने घर आकर वह अपने हाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रहस्यमयी तरीके से उसे रोकते हैं। फिर यह दिखाया जाता है कि उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल गया है और यह शिनिची से बात कर रहा था। इसके अलावा यह दिखाया जाता है कि वह न केवल शिनिची की किताबें पढ़ता था बल्कि उसका लैपटॉप भी इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसे इंसानों के काम करने के तरीकों में दिलचस्पी थी। जब यह उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो शिनिची ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका केवल दाहिना हाथ ही संक्रमित था और वह इसी हाथ को संभाल रहा था। इसने अपना नाम मिगी घोषित किया है और यह अनुरोध करता है, मुझे कभी मत काटो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे मनोरंजन करते हो। अब ऐसा होता है कि शिनिची और मिगी एक दोस्त बन जाता है। हालांकि पैरासाइट से संक्रमित सभी लोग पूरे शहर में अराजकता फैला रहे थे। वे मनुष्यों की हत्या करके अपनी भूख मिटा रहे थे। इसके विपरीत मिगी शिनिची को एक होटल में ले जाती है जहां कई परजीवी मनुष्यों का मांस खा रहे थे। वे गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि शिनिची भी संक्रमित है, इसलिए वे मांस चढ़ा देते हैं, लेकिन वे उसका सिर काट देते हैं। हालांकि वह अभी भी मानव है और पूरी तरह से संक्रमित नहीं है। शिनिची ने मिगी से कहा, आप अपने साथियों के पैरासाइट को मनुष्यों को न खाने के लिए क्यों नहीं रोकते? तब मिगी जवाब देती है, आप सब्जियां और अन्य प्रकार के जानवर भी खाते हैं, उसी तरह हमारा भोजन भी मनुष्य ही है, तो इसमें गलत क्या है? मिगी अपने आसपास के पैरासाइट के प्रकार को पहचान लेती थी। स्कूल जाते समय यह शिनिची को बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है। ये कोई और चीज नहीं बल्कि उसका टीचर था। शिनिची को देखकर टीचर को पता चलता है कि वह संक्रमित है, लेकिन वह कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं मनुष्यों के जीवन के तरीकों को जान रहा हूं ताकि उनके गुण हमेशा मुझ में बने रहें। यह उसे दो और पैरासाइट के पास ले जाता है जिनमें एक पुलिस अधिकारी और एक छात्र शामिल हैं। इसमें लिखा है कि यह पुलिस अधिकारी मेरा जीवन साथी है और हम बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और वह बच्चा एक इंसान होगा और हम भी इंसानों की तरह जीवन जीना चाहते हैं। हम किसी को भी सार्वजनिक रूप से मौत की सजा नहीं देंगे क्योंकि यह नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हम अकेले में खाना चाहते हैं। क्या आप हमारे समूह का हिस्सा बनेंगे? लेकिन मिगी इससे सहमत नहीं है। अगले दिन वही पुलिस अधिकारी उनके पास आता है। तब मिगी ने शिनिची को बताया वह हमें मारने आया है क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि हमने उस दिन एक होटल में एक पैरासाइट को मार डाला था। इसी बीच पुलिस अधिकारी उस पर हमला कर देता है। मिगी और शिनिची उसके साथ लड़ते हैं। अंततः वह उसे मार डालता है। घर में आकर शिनिची को अपराध बोध हो रहा था क्योंकि उसने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। इसके विपरीत यह दिखाया गया है कि पैरासाइट पुलिस अधिकारी के शरीर से निकलकर दूसरे मनुष्य के शरीर में चला जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि शिनिची की माँ थी और वह शिनिची को मारने के लिए उसके पास जा रही थी। मिगी ने शिनिची को बताया वह तुम्हें मारने का इरादा रखती है। शिनिची उससे कहता है, सावधान, अगर आप मेरी माँ के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि उसका अपनी माँ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। वह अपनी माँ को कभी खोना नहीं चाहता था। पहली नजर में उसकी माँ का चेहरा भी अन्य पैरासाइट की तरह पैरासाइट में बदल जाता है और वह शिनिची पर हमला करती है। खून की बर्बादी के कारण वह लगभग मरने के कगार पर है। अगली सुबह यह दिखाया गया कि उसने खुद को स्वस्थ कर लिया है। मिगी बताती है
आप बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन मैंने अपनी कोशिकाओं से आपके घाव को ठीक कर दिया। वह पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में था। अब शिनिची अपनी माँ की खोज शुरू करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता। फिर वह टीचर के पास जाकर पुलिस अधिकारी के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी कुछ नहीं बताते। मिगी उससे कहती है, मुझे दिन में 4 घंटे सोना होगा। उस समय तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। अब यह देखा गया है कि एक छात्र पैरासाइट में तब्दील हो गया था। वह छात्र जिसे टीचर ने दिखाया था, वह शिनिची के स्कूल में एडमिशन लेता है। वह शिनिची का दोस्त होने का दिखावा करता है। समय बीतने के साथ रियलिटी सबके सामने आ जाती है कि वह पैरासाइट है। इसके बाद छात्र सभी की हत्या कर देता है। इसके बाद वह शिनिची के दोस्त की हत्या कर देता है, लेकिन शिनिची अपने दोस्त को लेकर इमारत से कूद जाता है। वह टीचर वहां आता है जो उस छात्र की मौत चाहता था, क्योंकि उस छात्र द्वारा उसका रहस्य उजागर हो सकता है। वह वहां बम विस्फोट करती है, लेकिन सुरक्षित रहती है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन वह छात्र पुलिस को भी खत्म कर देता है। मिगी शिनिची को बताती है छात्र इमारत की छत पर है। दूसरे भवन की छत पर जाकर तीर चलाते हुए उसे मार देता है। फिर वह टीचर के पास लौटता है और उस पुलिस अधिकारी का पता पूछता है जो पैरासाइट था। टीचर उसे स्थान बताता है। उस पुलिस अधिकारी का पैरासाइट अभी भी उसकी माँ में था, लेकिन यह मिगी का आराम का समय है। इसका मतलब है कि शिनिची को यहाँ अकेले ही लड़ना पड़ा। किसी तरह वह उस पैरासाइट का गला काट देता है ताकि उसका अंत हो सके। बाद में उसकी माँ और पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। फिर शिनिची को अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाते हुए दिखाया गया है। वह कह रहा है कि मैं सभी पैरासाइट को एक एक करके मार डालूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है और वह एक जासूस था। अब उस घटना के कुछ महीनों बाद का समय, जब सैन्य अधिकारियों को पता चला कि शहर में पैरासाइट हैं जो मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं और वे उन्हें बचाना चाहते थे, तो वे एक सीरियल किलर की तरह जेल से रिहा हो जाते हैं, जो मानवों में परजीवियों का पता लगा सके। मनुष्य एक एक करके उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर वह सभी को मनुष्य कहता है, लेकिन जब शिनिची उसके सामने आता है तो वह सोच में पड़ जाता है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि वह भी इंसान है। घर लौटकर मिगी शिनिची को बताती है कि हमसे थोड़ी दूरी पर एक पैरासाइट है। पास की एक इमारत में जाते हैं जहां एक पैरासाइट मानव का मांस खा रहा है। शिनिची को देखते हुए वह पैरासाइट शिनिची की ओर चला जाता है, लेकिन मिगी उसे मौत के घाट उतार देती है। अचानक शिनिची को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने मिगी और शिनिची की तस्वीरें ली थीं। तभी शहर के मेयर सामने आते हैं जो पैरासाइट के पक्ष में बोलते हैं। वह एक शैतानी व्यक्ति था और उस टीचर उसके साथ थी। अब यह दिखाया गया है कि टीचर के पास एक बच्चा था जो मानव था। उस मेयर को पता था कि शिनिची पैरासाइटियों को मार रहा है। वह उसे भी खत्म करना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देते हैं। वह कहती है, मिगी और शिनिची एक शरीर के अंग हैं। मैं यह देखना चाहता हूँ कि वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार संबंध बनाते हैं। यदि वे शिनिची को मार देंगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए उसने उस जासूस को शिनिची पर नजर रखने के लिए भेजा था। एक दिन चलते समय शिनिची को फिर से ऐसा आभास होता है कि कोई उसके पीछे है। उस जासूस ने सुझाव दिया कि जासूसी करते समय आपको पुलिस के सामने अपनी असलियत उजागर कर देनी चाहिए, लेकिन शिनिची कहते हैं नहीं, पुलिस विभाग भी कई पैरासाइटियों से भरा हुआ है। शिनिची को यहाँ पता चलता है कि टीचर ने उसका पीछा करने के लिए जासूस को नियुक्त किया है। वह वहाँ जा रहे टीचर से कहता है, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप इसे बंद क्यों नहीं करते? तब गुरु उससे कहते हैं, तुम हमारे पैरासाइटियों साथियों को क्यों मार रहे हो? वे अभी भी यह सीख रहे हैं कि इंसानों को कैसे खाया जाए। कुछ समय बाद वे उन्हें मारना बंद कर देंगे। वह चुप रहता है और जासूसी करने जाता है। वह टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, सावधान, वह आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन जासूस उस पर भरोसा नहीं करता है। अगले दिन जासूस उस मेयर से मिलता है। वह यह जानना चाहता था कि शिनिची सच बोल रहा है या नहीं, इसलिए उन्होंने ऑडियो टेप को मेयर के कमरे में रख दिया। इसके बारे में पता चलने पर मेयर जासूस की हत्या का आदेश देता है। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए खतरा बन गया है। वह जासूस को मारने के लिए अपने घर पर एक पैरासाइट भेजता है। उन्होंने उसकी बेटी को इसलिए मार डाला क्योंकि वह घर पर नहीं थी। मिगी ने शिनिची को सूचित किया, 5 पैरासाइट आप पर हमला करने आ रहे हैं। एक आदमी उन्हें आगे बढ़ाता है। वह 5 पैरासाइटियों का मिश्रण था। मिगी और शिनिची लड़ते हुए उसका सिर फोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन केवल एक पैरासाइट ही मारा गया था। अन्य 4 पैरासाइट अभी भी जीवित थे। बाकी पैरासाइट सतर्क हो जाते हैं और उसे संभालना शुरू कर देते हैं। तब टीचर महापौर से कहते हैं, अगर मैंने आपको मना किया था
कि आप शिनिची और जासूस को खत्म करने के लिए पैरासाइट नहीं भेजेंगे, तो आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ मेयर ने देखा कि टीचर में माँ बनने के बाद मानवीय भावनाएं विकास हो रही थीं। वह इससे घृणा करता है और टीचर को खत्म करने के लिए 3 पैरासाइटियों को भेजता है। पैरासाइट होने के कारण उसे यह समझ जाता है कि कोई उसे खत्म करने वाला है। उन्हें कार पार्क में बुलाकर वह अकेले ही लड़ते हुए उनका अंत कर देती है। घर वापस आकर उसने देखा कि उसका बच्चा वहाँ से गायब है। उन्हें वहाँ एक नोट मिला जिसमें लिखा था, बैठक के लिए ब्रिज पर आइए और आपका बच्चा मेरी देखभाल में है। दरअसल वह नोट जासूस ने छोड़ा था, जो अपनी मृत बेटी का बदला लेना चाहता था। टीचर की बच्ची की जान लेना चाहता था। वह टीचर शिनिची के साथ उलझन में वहाँ चला जाता है। शिनिची जासूस से कहता है, इस बच्चे को मारने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बच्चा मानव प्रजाति का है। सैन्य अधिकारी भी वहाँ आते हैं। वे जानते थे कि मेयर ने अपनी इमारत में कई पैरासाइट छुपा रखे हैं। अब वे एक एक करके इमारत के लोगों को भेज रहे थे। वे पैरासाइट यों को खोजने के बाद उन पर गोली चला रहे थे। सीरियल किलर भी वहाँ मौजूद था। फिर मेयर को अपना भाषण देते हुए दिखाया गया। वह कहते हैं कि मनुष्य ही असली राक्षस हैं, जो बिना किसी कारण के पैरासाइटों का सफाया कर देते हैं। तभी वहाँ मौजूद सैन्य अधिकारी उसे निशाना बनाकर मार देते हैं। तभी सीरियल किलर चिल्लाया। वह इंसान था, लेकिन पैरासाइटों की मदद कर रहा था। पीछे मुड़कर उन्हें वह आदमी मिलता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। फिर दिखाया जाता है कि जासूस उस बच्चे को फेंकने वाला है। यह देखकर टीचर को अपने बच्चे को बचाने के लिए पैरासाइट में बदलना पड़ता है। वह अपना एक हाथ जासूस के शरीर में घुसा देती है। एज अ रिजल्ट सभी को पता चल जाता है कि वह पैरासाइट है। पुलिस ने उस पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी और वह जानती थी कि अब वह नहीं रहेगी। वह अपना बच्चा शिनिची को सौंपने आती है। जैसे ही वह यह जिम्मेदारी शिनिची को देती है, वह कई गोलियां लगने के कारण तुरंत मर जाती है। यहाँ शिनिची को अपनी माँ की याद आती है। अब पुलिस शिनिची को पूछताछ के लिए ले जाती है, लेकिन खबर मिली है कि 5 पैरासाइटों वाले एक व्यक्ति ने सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी है। फिर शिनिची उस स्थान पर गाड़ी चलाता है, लेकिन उन पैरासाइटों ने उसकी दुर्घटना का कारण बनते हुए उसे रोक दिया। वह जंगल की ओर चला जाता है। वह मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो, वह मुझे पता लगा लेगा कि मैं कहाँ हूँ। वह मिगी से उससे अलग होने का अनुरोध करता है। इसी बीच वह पैरासाइट वहाँ आ जाता है। वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। शिनिची और मिगी अब दोस्त बन गए थे, इसलिए मिगी बलिदान देती है और खुद को शिनिची के शरीर से अलग कर लेती है। वह शिनिची को वहाँ से भाग जाने को कहता है। मिगी उस पैरासाइट द्वारा मारा जाता है। इससे उदास होकर शिनिची अपने दोस्त के घर चला जाता है। वह दिल से उसका ख्याल रखती है। लेटे हुए ही वह तुरंत देखता है कि उसकी बाह में मिगी का एक और हिस्सा जन्म ले रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिगी का सार शिनिची के शरीर में स्थानांतरित हो गया था जब उसने उसे ठीक किया था। इसलिए यदि वह चाहे तो इसका उत्पादन किया जा सकता है। शिनिची जानता है कि पैरासाइट फिर से मेरे स्थान का पता लगाएगा, क्योंकि यह जन्म लिया है। इसलिए वह अपने दोस्त की जिंदगी की खातिर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। बाहर जाते ही वह उस पैरासाइट की गिरफ्त में आ जाता है। एक चक्की पर पहुंचकर वह एक रासायनिक अर्थिंग रॉड अपने शरीर में घुसा लेता है, लेकिन वह सुरक्षित है। वह कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें मारने के बाद अन्य मनुष्यों को भी मार डालूंगा और मेरे साथ अन्य पैरासाइट पूरे विश्व पर हावी हो जाएंगे। वह लगभग शिनिची को मार रहा है। अचानक मिगी उसके हाथ के रूप में पुनर्जीवित हो जाती है। यह उस पैरासाइट पर हमला करता है। इसी बीच उसके शरीर में परेशानी आ जाती है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। मिगी उसे बताती है, उस क्षण में वे बहुरंगी रसायन थे जिनसे तुमने उसे मारा था। इसीलिए सभी पैरासाइट उसके शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहते। सभी पैरासाइट एक एक करके उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब केवल कंकाल ही बचा था। शिनिची उसे आग में फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। काफी समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। मिगी शिनिची से कह रही है, इस दुनिया में कोई पैरासाइट नहीं बचा है, इसलिए हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिनिची इससे सहमत नहीं है। लेकिन मिगी ने खुद ही इसे जड़ से उखाड़ फेंका और शिनिची का असली हाथ प्रकट होता है और दुखी होकर वह मिगी को याद करने लगता है। अब यह पता चला है कि बहुत समय बीत चुका है। शिनिची और उसका दोस्त खुशहाल जीवन जी रहे थे और वे उस शिक्षक के बच्चे से मिलने जाते थे। अचानक यह दिखाया गया कि सीरियल किलर वापस आ गया था। वह शिनिची के दोस्त को पकड़ लेता है। वह उसके कान में फुसफुसाता है, असली राक्षस तो मानव है। लेकिन शिनिची का दोस्त उससे कहता है, असली राक्षस तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। इस पर वह सीरियल किलर उसे इमारत से नीचे धक्का दे देता है। लेकिन शिनिची अचानक वहां जाता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि मिगी ने उसकी मदद की है। फिल्म यहीं समाप्त हो जाता है।